जय हिंद दोस्तों। तो हमने अपने पिछले वीडियोस में देखा कि कैसे ब्रिटिश घुमंतु व्यापारी व्यापार करने भारत आते हैं और धीरे धीरे अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को पावरफुल बनाते हुए पूरे भारतवर्ष पर अपना अधिकार कर लिया और पूरे भारत में किसान, मजदूर, श्रमिक, स्थानीय शासकों पर जोरदार कर लगाकर पूरे भारतवर्ष को कंगाल बना दिया। और दोस्तों, इसी बीच हमें देखने को मिलता है कि कैसे कंपनी ने कारतूस में चर्बी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिस कारण भारतीय उपनिवेश सैनिकों ने मंगल पांडे के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया, जो कि धीरे धीरे झांसी, सतारा, कानपुर होते हुए पूरे भारतवर्ष में आग की तरफ फैल गया और सभी भारतीयों ने कंपनी के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया। मगर कंपनी ने फिर भी बड़ी ही क्रूरता के साथ लाखों भारतीयों को मारकर इस विद्रोह को दबाने में सफल रहा। और अब इसके आगे 1857 के विद्रोह ने कंपनी की नींव को पूरी तरह से हिला चुकी थी और सभी भारतीयों के दिलों में स्वाधीनता की लौ जलना शुरू हो चुका था। इसी को देखते हुए ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने कंपनी के पावर को खत्म कर भारत प्रशासन का बागडोर सीधे तौर पर अपने हाथों में ले लिया। इस विद्रोह के बाद भारतीय लोगों के बीच राजनीतिक जागरूकता और स्वतंत्र राष्ट्र की अवधारणा पनप रही थी। जिसे देखते हुए दादा भाई नौरोजी, जिन्होंने सन 1867 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किए। I would like to say that Dadabhai Nauroji was the most outstanding, most prominent Indian political, economic and national figure, international figure before the arrival of Gandhi into the Indian political scene. He stood for rational, secular and progressive values. He stood for multicultural, multi-ethnic and multilingual society. This is his great contribution. और उधर सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की है। Sridhar Bandyopadhyay wrote a book, A Nation in Making. You will get the moving history of the years at your lifetime, the late 19th century and beginning of 20th century. The book is A Nation in Making. Now he established Indian Association in 1876, जो कि आगे चलकर एक स्कॉटिश सिविल सेवक के सुझाव पर इन दोनों ने सन 1885 में बंबई में मुलाकात कर इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की। मुंबई के इसी गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में कांग्रेस की बुनियाद पड़ी थी। साल था 1885। तभी से मुंबई नहीं, बॉम्बे शहर के नाम से जाना जाता था। वैसे मीटिंग पूना में होने वाली थी, लेकिन पूना में हैजा फैल गया था। इसलिए एक रिटायर्ड अंग्रेज अफसर एलन ऑक्टेवियम ह्यूम ने ये मीटिंग इसी कॉलेज में बुलाई। मीटिंग में कांग्रेस बनी और पहले अध्यक्ष बने योगेश चंद्र बैनर्जी। इस समय कांग्रेस के ज्यादातर सदस्य पश्चिमी शिक्षित वर्ग के सदस्य थे, जो कि लॉ, टीचिंग और बिजनेस जैसे प्रोफेशन से आते थे। और इस इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास इस समय अपनी कोई खुद की परिभाषित विचारधारा नहीं थी और ना ही राजनीतिक संगठन के लिए उपयुक्त संसाधन पर नियंत्रण। इसीलिए उस समय कांग्रेस बहस करने वाले समाज के रूप में कार्य करते थे, जो कि ब्रिटिश के साथ सालाना बैठक कर नागरिक अधिकारों जैसे मुद्दे पर चर्चा करते थे। हालांकि यह समय भारतीय दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण काल माना जाता है, जहां भारतीयों ने पहली बार स्वतंत्र पार्टी बनाई, जहां इस उपमहाद्वीप के सभी हिस्सों के लोग अपनी भागीदारी ले रहे थे और वही स्वतंत्र रियासतों के बजाय एक राष्ट्र के रूप में भारत की विचारधारा की पहली अभिव्यक्ति दिखती है। और इस तरफ धार्मिक समूहों ने भारतीय समाज सुधार में अपनी अहम भूमिका निभाते हुए भारतीयों के बीच स्वतंत्रता और राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया और भारतीय विद्वानों द्वारा भारत के स्वदेशी इतिहासों को पुनः जीवित किया गया। इधर सन 1900 तक कांग्रेस एक अखिल भारतीय राजनीतिक संगठन के रूप में उभर रही थी, लेकिन उसे अधिकांश भारतीय मुसलमानों का समर्थन अभी भी नहीं मिल रहा था, क्योंकि मुसलमानों को लग रहा था कि कांग्रेस सिर्फ एक हिंदूवादी पार्टी है, जिनमें सैयद अहमद खां का मानना था कि कांग्रेस अकेले पूरे भारत को रिप्रेजेंट नहीं करती। इसीलिए उन्होंने उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल विश्वविद्यालय का नाम बदलकर
अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय की स्थापना की, जिसका उद्देश्य आधुनिक पश्चिमी ज्ञान के साथ साथ इस्लाम की शिक्षा पर भी जोर दी जाए। Mohammedan Anglo-Oriental College, thereafter a full-fledged university in the year 1920. The founder of this great institution, Sir Sayyid alayhi rahma, had been to various foreign countries and he studied and observed the way education was offered there. Therefore, based on the same line, he thought of establishing an institution in this country as well, especially for the Muslims. और इधर कांग्रेस सदस्यों के राष्ट्रवादी भावना ने सरकार के कामों में अपने हाथ बटाने के साथ साथ भारत के कानून और प्रशासन में अपनी बात रखने के लिए सरकार को समय समय पर पुश करते। जहां कांग्रेस खुद को सरकार के वफादार के रूप में देखते थे, साथ ही साथ साम्राज्य के हिस्से के रूप में देश में अपना शासन करने की भूमिका चाहते थे, जिसे दादा भाई नौरोजी ने सफलतापूर्वक यूनाइटेड किंगडम के हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जीतकर पहले भारतीय सदस्य बन गए। दादा भाई नौरोजी ही वो पहले भारतीय राष्ट्रवाद थे जिन्होंने पूर्ण स्वराज को एक राष्ट्र की नियति दी। Dada Bhai said, "For the first time during more than a century of settled British rule, an Indian is admitted into this house as a member of an English constituency. That, as I have said, is a unique event in the history of India, and I may also venture to say, in the history of the British Empire." और यह वह समय था जब ब्रिटिशर्स किसान, मजदूर और भारतीय व्यापारियों को खुलेआम लूट रहे थे, जिस कारण कपास की खेती करने वाले किसानों ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया, जिनमें बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और रविंद्रनाथ जैसे नेताओं के नेतृत्व में 7 अगस्त 1905 में भारत के चारों तरफ स्वदेशी आंदोलन फैल गई, जिनमें भारतीयों ने सभी अंग्रेजी वस्तुओं, कपड़ों को त्याग कर रास्ते पे जलाए, जिस कारण अंग्रेजों को भारी घाटा सहना पड़ रहा था और यह विद्रोह भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। इसी विद्रोह को देखते हुए उस समय के बंगाल के गवर्नर लॉर्ड कर्जन द्वारा सन 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा की जाती है। In a well-planned move, Bengal was partitioned on religious lines. Muslim-dominated East Bengal was separated from the Hindu-dominated West. यह विभाजन की खबर फैलते ही स्वदेशी आंदोलन और भी ज्यादा मजबूत हो गया और पूरे भारतवर्ष में प्रेस पत्रिका द्वारा इस विभाजन का कड़ा प्रतिरोध किया जाने लगा और भारतीय लोगों ने केवल और केवल स्वदेशी कपड़े और वस्तुएं इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और पश्चिमी वस्त्रों को घृणा की नजर से देखने लगे। इसी दौर में हमें भारत में स्वदेशी कपड़े मिलों का विकास देखने को मिलता है। यह स्वदेशी आंदोलन ने भारतीय समाज और घरेलू जीवन पर गहरा प्रभाव डाला और इसी के साथ साथ रविंद्रनाथ टैगोर, रजनीकांत सेन और सैयद अबू मोहम्मद जैसे कलाकारों द्वारा रचित राष्ट्रवादी गीत ने एक मोटिवेशन की तरह काम किया, जिसे देखते हुए ब्रिटिशर्स को मजबूरन अब 1 अप्रैल 1912 को पूरी फौज के साथ बंगाल विभाजन करना पड़ा। পর্যন্ত থেকেছিলাম। আমার মনে আছে ওই ক্যাম্পের ঠিক বাইরে একটা খোলা গর্ত ছিল, যেখানে সব মরা পড়ে থাকতো। আমাদের কাছে পয়সা পর্যন্ত ছিল না শেষ কাজ করার জন্য। আমার নাম কৌশল্যা বাবা, আমি বাগদীপ, আর এই আমার একটি মাত্র অবিরাম। বাড়ি কোন জেলা? ঢাকায়। তাহলে এখানে কিছু হবে টাবে না, এখানে সব পাবনার লোক। दादा भाई नौरोजी के नेतृत्व वाले नरमपंथी दल ब्रिटिश शासन के ढांचे को भीतर से सुधार करना चाहते थे, तो वहीं तिलक के नेतृत्व में गरमपंथी दल ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ फेंकने के लिए नागरिक आंदोलन कर ब्रिटिश साम्राज्य के सभी चीजों को त्याग करने की मांग कर रहे थे। वहीं लोकमान्य तिलक जी के साथ उस समय बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय जैसे उभरते नेताओं का समर्थन प्राप्त था। लोकमान्य तिलक जी के हिंसक नीति के कारण ब्रिटिश सरकार उन्हें गिरफ्तार कर लेती है, जिस कारण कांग्रेस ने लोगों के बीच अपनी पकड़ खो दी। इसी सब को देखते हुए एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने सन 1909 में वायसराय मिंटो के साथ मुलाकात कर
मुस्लिम लीग के कुछ आवेदनों पर मान्यता प्राप्त कर ली, जो कि मुस्लिम लीग एक राष्ट्र के भीतर राष्ट्र की आवाज के रूप में हिंदुओं कांग्रेस से अलग होने पर जोर दे रही थी। Hindu India and Muslim India must be separated because the two nations are entirely distinct and different, and in some matters antagonistic to each other. We want the division of India into Hindustan and Pakistan. कनाडा के साथ साथ संघाई, हांगकांग, सिंगापुर जैसे देशों में गदर पार्टी की स्थापना की गई। पार्टी का लक्ष्य अंग्रेजों के खिलाफ हिंदू, सिख और मुस्लिमों के बीच एकता लाना था। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। भूल क्या चीज है तेरे कदमों पे हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। ऐ वतन फूट डालो और राज करो के इरादे से बंगाल विभाजन कर राष्ट्रवादी भावना को बुझाने का प्रयास किया गया था। इस विभाजन ने बंगालियों को आक्रोश में ला दिया, जो कि सड़कों और प्रेस के माध्यम से स्वदेशी आंदोलन और तीव्र गति से लेना शुरू कर दिया। इसी दौर में इकोनॉमी और एजुकेशन पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक बढ़ता हुआ आंदोलन उभरा, जिनमें राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, भारतीय बैंकों का जन्म और भारतीय संस्कृति, विज्ञान और साहित्य को बढ़ावा दिया गया और हिंदुओं ने एक दूसरे के हाथ पर राखी बांधकर एकता दिखाई। और इस समय के दौरान श्री अरबिंदो और बिपिन चंद्र पाल जैसे बंगाली हिंदू राष्ट्रवादियों ने युगांतर और संध्या जैसे समाचार पत्रों में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जबरदस्त क्रांतिकारी लेख लिखना शुरू कर दिए, जो कि ब्रिटिश शासन को सीधे तौर पर चुनौती दे रहे थे। इसी बीच बंगाल और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में उग्रवादी राष्ट्रवादी क्रांतिकारी आंदोलन मजबूत पकड़ ले चुकी थी, जहां अरविंदो और बारीन घोष के नेतृत्व में कई हमले ब्रिटिश सरकार के खिलाफ किए गए, जिसमें अलीपुर बॉम्ब कांड भी शामिल था। इसमें कई क्रांतिकारी पकड़े गए या फिर मारे गए और उन पर मुकदमा चलाया गया, जिनमें खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी और कनाई दत्त जैसे क्रांतिकारियों को फांसी पर लटकाए गए। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। और अब सन 1914, जहां प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। जहां ब्रिटिशर्स को भारतीय राजनीतिक संगठनों से समर्थन प्राप्त हुआ। इस विश्व युद्ध के दौरान भारतीयों ने इस युद्ध में भाग लेकर और ब्रिटिशर्स को संसाधन प्राप्त करके अपना महत्वपूर्ण योगदान दिए, जहां तकरीबन 13 लाख भारतीयों और मजदूर ने अपनी सेवा पेश की। Were the Indians loyal is a question people ask, and they asked at the time. Well, they certainly weren't loyal to the Raj, no more than troops fighting in Korea in 1950 were loyal to the United Nations. That's a level of loyalty far beyond that with which they normally deal. They deal with their primary loyalty, of course, is to caste and clan. Their secondary loyalty is to their friends, their comrades. Their third loyalty would be to their officers and the regiment. Beyond that, I don't think they have much concept of loyalty. इनमें भारतीय राजनीतिक दलों का मानना यह था कि इस विश्व युद्ध में अंग्रेजों की मदद करने से वे हमें आज़ादी दे देंगे, मगर वहीं दूसरी तरफ इस प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश राज के खिलाफ भारतीय राष्ट्रवादी समूहों के द्वारा अखिल भारतीय विद्रोह योजना बना रहे थे, जहां अमेरिका में गदर पार्टी, जर्मनी में भारतीय स्वतंत्रता समिति की स्थापना की गई। इस योजना के तहत पंजाब से सिंगापुर तक ब्रिटिश सेना में अशांति फैलाना और अखिल भारतीय विद्रोह को गति देने का प्रयास करना था। भारतीय उपमहाद्वीप पर ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से इस साजिश को फरवरी 1915 में अंजाम देने की योजना बनाई गई।
मगर ब्रिटिश खुफिया लोगों ने गदर आंदोलन में घुसपैठ कर आंदोलन को विफल कर दिया और यहाँ के प्रमुख लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और साथ ही साथ भारत के भीतर छोटे विद्रोही दलों और पुलिस चौकियों में होने वाले विद्रोह को भी दबा दिया गया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत में बढ़ती सामानों की कीमत, देश में फैल रहे इन्फ्लुएंजा महामारी और युद्ध के दौरान कई सारे व्यापार बंद हो जाने के कारण यह दौर भारत इतिहास में एक संघर्षपूर्ण दौर रहा। इस युद्ध के बाद कांग्रेस के भीतर उदारवादी और उग्रवादी समूहों को पुनर्जीवित कर दिया और फिर से एक बार ब्रिटिशर्स के खिलाफ मोर्चा उठा लिए। यह वही दौर था जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजों के खिलाफ भेदभाव नीति के खिलाफ मोर्चा उठाते हैं और अपनी अहिंसावादी नीति के साथ उनकी जीत भी हुई और इसके बाद ही 9 जनवरी सन 1915 को गांधी जी भारत लौटते हैं, जिस कारण गांधी जी एक उभरते नायक के रूप में भारत आते हैं और कांग्रेस उन्हें खुले दिल से स्वागत करती है। और इधर भारत में युद्ध के बाद ब्रिटिशर्स के खिलाफ राष्ट्रवाद मांग और भी ज्यादा तेज हो गई। इसी को देखते हुए सन 1917 में भारत के सचिव एडविन मोटांगू ने संसद में एक ऐतिहासिक घोषणा करते हैं, जिसके तहत प्रशासन के प्रत्येक शाखा में भारतीयों का जुड़ाव बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। इसमें भारत सरकार के अधिनियम 1919 के तहत भारतीय विधायकों और ब्रिटिश अधिकारियों दोनों मिलकर सत्ता चलाने में साथ देंगे, जहां कृषि, स्थानीय सरकार, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे विषय भारतीयों को सौंप दिए गए, जबकि वित्त, कानून और व्यवस्था बनाए रखने का काम ब्रिटिश सरकार द्वारा की जाएगी। मगर यह सुधार की क्रिया का प्रभाव दिखना शुरू ही हुआ था कि सन 1919 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा रोलेट एक्ट पास की जाती है, जिसके तहत बिना किसी मुकदमे और बिना किसी वारंट के किसी भी व्यक्ति को देशद्रोह या राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया जा सकता है, जिसके तहत एनी बेसेंट और अली बंधुओं सहित कई लोकप्रिय नेताओं को हिरासत में ले लिया गया, जिस कारण अब आम लोगों में इसका आक्रोश और विरोध देखने लगा। इसी कारण क्रांतिकारी सभा 13 अप्रैल सन 1919 को पंजाब के अमृतसर में गुप्त सभा का आयोजन करती है, जो कि गुप्तचरों की मदद से ब्रिटिश कानों तक पहुंच गई, जिस कारण ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर ने अपनी बड़ी सी फौज लेकर जालियांवाला सभा केंद्र में पहुंच जाता है, जहां उसने एकमात्र मेन गेट को बंद कर अपने सैनिकों को लगभग 15,000 पुरुष, महिला और बच्चों को निहत्थे भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। इस दौरान कुल 1651 राउंड गोलियां चलाई गई, जिसमें 380 लोग मारे गए और सैकड़ों लोग घायल हुए। The tragedy of Jallianwala Bagh in 1919 is a shameful scar on British Indian history. We deeply regret what happened and the suffering caused. I'm pleased that today the UK-India relationship is one of collaboration, partnership, prosperity and security. Indian diaspora make an enormous contribution to British society, and I'm sure the whole House wishes to see the UK's relationship with India continue to flourish. और इस घटना के बाद पूरे भारतवर्ष अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट खड़ा हो गया और इधर गांधी जी सन 1920 में असहयोग आंदोलन का ऐलान कर दिए, जिसके तहत लोगों ने ब्रिटिश शिक्षा संस्थान, कानून अदालतों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया, सरकारी रोजगार से इस्तीफा दिया, करों का भुगतान ना करना और तो और ब्रिटिश उपाधि और सम्मान को त्यागना शुरू कर दिया, जिस कारण इस आंदोलन को लोकप्रिय समर्थन मिला और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक कड़ी चुनौती पेश की गई। मगर आंदोलन सफलतापूर्वक 3 वर्ष तक चलने के बाद गांधी जी इस आंदोलन को वापस ले लिए, क्योंकि यह आंदोलन गांधी जी के नीति से उलट अहिंसक रूप लेना शुरू हो चुकी थी, जहां एक तरफ ब्रिटिशर्स के अत्याचार से गुस्साई भीड़ ने पुलिस चौकी में आग लगा दिया, जिस कारण 21 पुलिसकर्मी मारे गए और सरकार के जवाब से पहले ही आंदोलन को बंद कर दिया गया। इस आंदोलन के बाद ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को 6 साल की सजा सुना दी।
Since your arrest, the riots have hardly stopped. If we obtain our freedom by murder and bloodshed, I want no part of it. और इस गांधीवादी आंदोलन के सहयोग को देखकर विभिन्न क्रांतिकारी समूह ने एकजुट होना शुरू हो गए और सन 1922 में असहयोग आंदोलन खत्म होने के बाद क्रांतिकारी राष्ट्रवाद में पुनरुत्थान देखने को मिलता है। जहां बंगाल में सूर्य सेन और हेमचंद्र के नेतृत्व में समिति से जुड़े क्रांतिकारी संगठनों को फिर से तैयार किया गया, तो वहीं उत्तर भारत में पंजाब और बंगाली क्रांतिकारी संगठनों को फिर से पुनर्गठित किए गए, जिसमें सचिंद्र नाथ सन्याल के नेतृत्व में चंद्रशेखर आजाद के साथ HSR यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई, जिन्होंने काकोरी ट्रेन डकैती कर ब्रिटिश सरकार के होश उड़ा दिए। सन 1920 के दशक में भारत में स्वराज्य पार्टी, हिंदू महासभा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और RSS यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसी उदारवादी और उग्रवादी पार्टियों के उदय से भारतीय राजनीति का स्पेक्ट्रम और भी मजबूत हो गया। इस युग में कांग्रेस पार्टी के भीतर भारतीय नेताओं के नए चेहरे का उदय हमें देखने को मिलता है, जिनमें मौलाना आजाद, राजगोपालाचार्य, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और वल्लभ भाई पटेल जैसे व्यापक नेता शामिल थे। मगर बाद में सुभाष चंद्र बोस गांधीवादी अहिंसक नीति से उलट सैन्य शक्ति द्वारा पूर्ण स्वराज चाहते थे, जिस कारण सुभाष चंद्र बोस और अन्य नेता कांग्रेस से अलग भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन में लग गए। और इधर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन ने अपने हिंसक और कट्टरपंथी नीति के साथ ब्रिटिश सरकार को कड़ी चुनौती देने लगे, जिनमें सचिंद्र नाथ सन्याल के साथ साथ भगत सिंह और जतेंद्र नाथ सहित अन्य और क्रांतिकारी HSR के साथ जुड़ने लगे। और 8 अप्रैल 1929 को ब्रिटिश सरकार को जगाते हुए इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगते हुए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त केंद्रीय सभा के अंदर घुसकर बीचों बीच बम फेंके और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जंग आजादी का ऐलान खुले आवाज में उठाया। हालांकि इस बम घटना में कोई मारा या फिर घायल नहीं हुआ, मगर भगत सिंह और उनके साथियों सुखदेव और राजगुरु खुद को आत्मसमर्पण कर देते हैं और उन पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई, जिस कारण पूरे भारतवर्ष में इसका विद्रोह फैल गया। और ब्रिटिश सरकार को सूचना मिली कि 24 मार्च भगत सिंह के फांसी के दौरान लाखों को भीड़ उनके समर्थन में पहुंचने वाली है, जिस कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा फांसी को एक दिन पहले ही 23 मार्च 1931 को दे दी गई। भगत सिंह अमर रहे, राजगुरु अमर रहे, सुखदेव अमर रहे, भगत सिंह अमर रहे। और इधर बंगाल में सुभाष चंद्र बोस पर ब्रिटिश सरकार द्वारा क्रांतिकारी संगठनों के साथ संबंध रखने और उन्हें पनाह देने पर आरोप लगाया गया और उन्हें ब्रिटिश सरकार में नजरबंद कर दिया गया। और इधर सन 1929 में लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वशासन का लक्ष्य रखा और पूरे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने के लिए संगठन जुटाना शुरू किए और यही निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज्य दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और अगले कुछ वर्षों तक कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार के बीच तब तक बात चलती रही जब तक कि सन 1935 में भारत सरकार अधिनियम सामने नहीं आया। और इधर मुस्लिम लीग ने भारत के सभी लोगों को रिप्रेजेंट करने वाले कांग्रेस को दावा का खंडित किया, और जबकि कांग्रेस ने सभी मुसलमानों के आवाज मुस्लिम लीग के दावे को खंडन करती रही। वर्ष 1937 जब देश के 11 प्रांतीय चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस ने 7 प्रांतों में जीत घोषित कर पूर्ण स्वराज के संकेत दिए। तो वहीं 1938 और 39 में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने जाने वाले सुभाष चंद्र बोस जी का गांधी जी के साथ वैचारिक मतभेद के कारण उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और फिर समाजवादी विचार रखने वाले ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। तो वहीं सन 1939 में जर्मन के तानाशाह हिटलर ने पोलैंड पर कब्जा कर दूसरे विश्व युद्ध का आरंभ कर दिया।
और जब वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ उस समय के भारतीय वायसराय लिनलिथगो ने भारतीय सैनिकों से पूछे बिना ब्रिटेन के पक्ष में लड़ाई करने वाली सेना घोषित कर दिए, जिसका खुलेआम विरोध करते हुए कांग्रेस स्थानीय सरकारों ने इस्तीफा देना शुरू कर दिया। मगर इसके विपरीत मुसलमानों और सिखों ने इस वर्ल्ड वॉर 2 में अपना पूर्ण समर्थन ब्रिटेन को दिया और कांग्रेस को नजरअंदाज करते हुए उस समय युद्ध के दौरान भारतीयों ने ब्रिटिश सेना के तकरीबन 25 लाख फौज बन चुकी थी। और सन 1940 में युद्ध के दौरान साजिश ना कर पाने के लिए सुभाष चंद्र बोस को घर में नजरबंद कर दिया गया और वहीं गांधी जी ने भी सविनय आंदोलन को वापस ले लिया, क्योंकि उनका मानना था कि हम ब्रिटिश राज पर स्वराज्य नहीं बनाएंगे। तो वहीं सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों के आंखों के नीचे से भाग अफगानिस्तान होते हुए जर्मनी पहुंच गए। उन्होंने हिटलर और मुसोलिनी से मुलाकात कर मदद लिए, जहां उन्होंने हिटलर के लाए हुए भारतीय युद्ध बंदी को रिहा करवाकर एक फ्री इंडियन लीजन का गठन किया। मगर जर्मनी में स्थिति को देखते हुए हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को जापान जाने की सलाह दी और उनके लिए पनडुब्बी की व्यवस्था की गई, जो कि 3 महीने लगे उन्हें जापान जाने में। इस युद्ध के समय में ब्रिटिश सरकार ने स्टाइफोर्ड क्रिप्स के अनुयायी में कांग्रेस से बातचीत कर पूर्ण सहयोग करने के लिए समिति बिठाई गई, मगर कांग्रेस ने सीधे तौर पर पूर्ण स्वशासन की मांग रखते हुए 8 अगस्त 1942 को गांधी जी के अनुयायी में भारत छोड़ो आंदोलन का ऐलान करती है। और इसी आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया गया, जो कि पूरे देश भर में फैल गया, जिसे ब्रिटिश सरकार देखते हुए सभी कांग्रेसी नेताओं को 24 घंटे के अंदर जेल में बंद कर देते हैं, जिसे देख अब आम जनता बिना नेतृत्व के आंदोलन अब पूर्ण रूप से हिंसक गति पकड़ चुकी थी, जहां पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह फैल रहे थे। तो वहीं 3 महीने के लंबे सफर के बाद सुभाष चंद्र बोस जापान पहुंचते हैं, जहां उन्होंने जापान सरकार की मदद से भारतीय सैनिकों द्वारा आजाद हिंद फौज की स्थापना करते हैं। इस भारतीय आजाद हिंद फौज का उद्देश्य सैन्य बल लेकर भारत पहुंच जनता के आक्रोश और राज्य के भारतीय सैनिकों के बीच विद्रोह को प्रेरित करना था। मगर सन 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 में जापान की हार हुई और उसने अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया, जिसके कारण आजाद हिंद फौज पूरी तरह से कमजोर पड़ती गई। और फिर इधर 18 अगस्त 1945 में रहस्यमय तरीके से प्लेन दुर्घटना में सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु की खबर आती है, जिसके कारण आजाद हिंद फौज और पूरे देश में निराशाजनक माहौल फैल गया, जिस कारण आजाद हिंद फौज बिना शर्तों के साथ ब्रिटिश सरकार के सामने सरेंडर कर देती है। और अब सन 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने के बाद कांग्रेसी नेताओं को जेल से रिहा कर दिया गया। मगर इस दौर में सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु के कारण ब्रिटिश भारतीय सेना में विद्रोह फैल गया, जो कि रॉयल इंडियन नेवी 18 फरवरी 1946 को मुंबई बंदरगाह पर पूर्ण हड़ताल का ऐलान करती है, जिसे पूरे देश भर में 78 जहाज, 20 तटीय सीमा और 20,000 सैनिकों ने भाग लिया। मगर इस दौर में भारतीय राजनीतिक संगठन हिंसा न अपनाते हुए बातचीत के साथ अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी चाहती थी। इसीलिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने नाविकों सैनिकों को आत्मसमर्पण कर विद्रोह समाप्त करने के लिए मना लिया। मगर यह हड़ताल खत्म होने के बावजूद भारतवर्ष में सामूहिक आंदोलन विद्रोह अभी भी जारी रहा, जिसे देख अब ब्रिटिश को यह समझ आ गया कि ब्रिटिश भारतीय सैनिकों पर अब भरोसा नहीं कर सकती। हमने ललकारा है, दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। और इधर दूसरे विश्व युद्ध खत्म होने के बाद अंग्रेजों की आर्थिक स्थिति पूरी तरह से गिर चुकी थी और वे इस वक्त इतने बड़े ब्रिटिश भारतीय सेना में हो रही अशांति और खर्च को देखते हुए ब्रिटिश सरकार भारत छोड़ने का विचार करने पर मजबूर हो जाती है। 3 जून 1947 को भारत के अंतिम ब्रिटिश जनरल गवर्नर लुइस माउंटबेटन ने मुस्लिम लीग द्वारा पारित स्वतंत्र पाकिस्तान राष्ट्र को स्वीकृति देते हुए 14 अगस्त 1947 को रात 11:57 पर पाकिस्तान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर देता है। हिंदू, मुसलमान, ईसाई, पारसी, सिख सब एक बनकर रहे और एक बनकर रहे तो पीछे
हम तो यहाँ बड़े आराम से रह सकते। मुसलमान मान लो, हिंदू मान लो, सिख मान लो, पारसी मान लो, ईसाई मान लो, सब भूल जाए कि कभी हम दुश्मन थे, कभी हम अलग अलग थे। और फिर ठीक 5 मिनट बाद 15 अगस्त 1947 रात 12:02 को भारत को एक स्वयं प्रभु लोकतांत्रिक राष्ट्र घोषित किया जाता है। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. और आज इस देर रात में आज़ादी की खुशी के साथ साथ हमें पाकिस्तान जैसे विभाजन का गहरा दुख झेलना पड़ा। लाखों वीरों की शहादत और कुर्बानियों के कारण आज 15 अगस्त को हमारा भारतीय झंडा को हम अभिमान के साथ देख पाते हैं। और आज आज़ादी के 76 साल बाद इस 77वें स्वतंत्र दिवस पर मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं अपनी भारत माँ की आन बान शान हमेशा कायम रखूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल जमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मागे। गाहे तब जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे।